सैम मानेकशॉ, आपकी उनसे सबसे पहली बार मुलाकात कब हुई? और 1971 की अगर हम बात करें, आप यू वर ए यंग कैप्टन G3, सैम मानेकशॉ की क्या भूमिका थी आपके जीवन में? जब पहले दफे हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को देखा, दैट वाज 1967. 1967 हम एक कोर्स कर रहे थे. 1967 में हम कोर्स कर रहे थे, तो सैम सर हमको एड्रेस करने आए. हम तो बिल्कुल ऑ में थे, मतलब मुंह खुली रह गई थी, बिकॉज ही वॉज सच अ कैरेक्टर, सच अ पर्सनैलिटी. और हमारा उस टाइम पे 1-1.5 साल का नौकरी था. बट ऑ से ये एडमिरेशन में चेंज हुआ. जैसे हम थोड़ा सीनियर होते गए, थोड़ा समझदार होते गए, ऑ से इट बिकेम एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट. और उसके बाद जैसे और जानकारी हुई, वी बिकेम फॉन्ड ऑफ हिम. हम ये देखते थे कहाँ मौका लगे कि सर से मुलाकात हो जाए. सो दैट इज 67. एंड आफ्टर दैट वी मेड अ लॉट ऑफ इंटरैक्शंस, क्योंकि उनकी गम्शन थी. 71 में इतनी क्लियरली सोचना कि ये तकलीफ़ें आ सकती है, क्लियरली पिक्चराइज करना, और पॉलिटिशियंस को इसमें इंटरफियर ना करने देना, आई थिंक वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू 71. और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे. 71 में तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस देश के इतिहास में 1947 ऑनवर्ड्स या सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स. लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. आपको जब बोला गया आपको सैम मानेकशॉ करना है, सैम मानेकशॉ का ना एक स्वैगर था, द वे ही वॉक्ड, द वे ही स्टूड, द वे ही टॉक्ड. आपने अपने आप को ढाला कैसे उस भूमिका में? तो मुझे याद है जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी मेरी और मेघना की, शी जस्ट गिव मी वन लाइन ब्रीफ अबाउट सैम मानेकशॉ सर. मेरे पास जितनी जानकारी थी वो ये थी कि ऑफ कोर्स द 1971 वॉर, वो पहले फील्ड मार्शल थे और आर्मी चीफ थे जब 71 की वॉर हुई. और मेरे पापा मम्मी पंजाब से हैं, उन्होंने 71 की लड़ाई पंजाब में बहुत क्लोजली देखी है, तो उनसे मैंने बहुत किस्से सुने थे. when I met her, she only said they don't make men like him anymore. And I was floored, and मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी, मुझे ये करना है. एंड बहरहाल हमारी जब जर्नी शुरू हुई तो रिसर्च इसमें बहुत ज़रूरी थी कि लाइक जैसे आपने कहा कि वो कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे. तो इसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि हमने इस फिल्म में दर्शाए हैं उनके 40 साल जो उन्होंने सर्विस में दिए हैं. जितने उनके इंटरव्यूज़ हैं, जितने उनके वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, वो सारे तब हैं जब वो पोस्ट रिटायरमेंट थे, जब वो 75 ईयर्स ओल्ड थे, 80 ईयर्स ओल्ड थे. तो उससे ये समझना कि वो अपनी जवानी में कैसे चलते होंगे, बात करते होंगे, उसका कोई रेफरेंस नहीं था. तो मेरी रेफरेंस मेघना ही बनी, क्योंकि इन्होंने कई सालों की रिसर्च की हुई थी. जितने वीडियोस हो सकते थे, जितने इंटरव्यूज हो सकते थे, बुक्स हो सकते थे, उनके परिवार वालों से इंटरैक्ट किया बहुत ज़्यादा. तो तकरीबन 3-4 महीने के काम के बाद रोज़ रियाज की तरह वो वॉक अडेप्ट करना, वो टोनैलिटी को अडेप्ट करना, क्योंकि इस रोल में कहीं भी मेरी आवाज़ या मेरी चाल नहीं झलक सकती थी. तो उस पर काफ़ी मेहनत गई. एंड इसमें आई हैव टू जस्ट से दैट मेघना के बिना वो नहीं होता. इन्होंने लिटरली मेरा हाथ पकड़ा है और हर कदम पे मुझे बताती गई कि क्या करना है. बिफोर आई कम टू मेघना, कैन आई रिक्वेस्ट यू, सैम का वॉक करने का स्टाइल, सैम मानेकशॉ का वॉक करने का स्टाइल बहुत यूनिक था. मतलब वो जो स्वैगर होता है ना, उस जमाने के जो यंग आर्मी ऑफिसर्स थे वो उसी तरह वॉक करने की कोशिश भी करते थे. मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरे फादर भी उनमें से एक थे. सर वो आप करके दिखा सकते हैं हमको दैट टिपिकल सैम वॉक? देखिए मैं कोशिश करता हूं, पर इस पे जज मत कीजिएगा, अच्छा काम फिल्म में है, ठीक है. पर मैं कोशिश करता हूं. तो जो मैं वहां से एंट्री करता हूं, डायरेक्टर साहब ने बोला एंट्री करके आओ. तो उनका जो गेट था, आप एक्शन बोलोगे? आई प्रॉमिस यू पिक्चर में इससे बेटर है. और ये जो लाइन है, क्लोज अप लगाओ यहां.
व्हाट अ लाइन। लेकिन इस लाइन का सेना के इतिहास में बहुत महत्व है। पहले मेघना और फिर ब्रिगेडियर मुखर्जी, इस लाइन का महत्व, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स। ये लाइन उस वक्त की है जहां दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हुई थी। उस वक्त फील्ड मार्शल मेजर जनरल थे और वो 1962 के वॉर में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो DSSC में कमांडेंट थे और कई वजहों से उनकी आगे की प्रमोशन नहीं हुई थी। जब 62 के वॉर में हमारी बुरी तरह से हार हुई और कई कमांड पोस्ट्स में चेंजेस किए गए, तो 4 कोर का कमांड फील्ड मार्शल मानेकशॉ को, उस वक्त जो मेजर जनरल थे, उनको दिया गया। सो ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि उनको एज अ चेंज ऑफ कमांड उनको 4 कोर दिया गया। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो उनके जवान हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनका मोराल बहुत ही लो था क्योंकि उनकी तैयारी सही से नहीं की गई थी, उनको मोटिवेट सही तरह से नहीं किया गया था और वो हार चुके थे। उनका ये मानना था कि अगर वो अपने ट्रूप्स को सही तरह से मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो आर्मी तक छोड़ने के लिए उनके जवान तैयार थे। तो तब उन्होंने ये बात कही कि आज के बाद, अब मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान। ब्रिगेडियर मुखर्जी, 1962 की ये बात, लेकिन अगर इतिहास के कुछ और पन्ने पलट के देखें, 1947 में भी कश्मीर आज हमारा है। सैम मानेकशॉ had a role to play in that, sir. Very true. This is what we have heard first hand, including from the Field Marshal. जब Maharaja was not signing the accession, so V.P. Menon, Sam Manekshaw went to Nehru, and Sardar Patel asked Nehru, "Do you want Kashmir? If you want Kashmir, then they have to go." जब तक नेहरू तब तक सोच रहे थे, तब तक सरदार पटेल turned around and told Manekshaw, "You've got your orders, go." And that saved us. So एक एयरक्राफ्ट लेड ऑन था उनके लिए, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे एंड इतिहास बिल्कुल ही चेंज हो गया। जैसा ब्रिगेडियर मुखर्जी ने बताया, मेघना, आप ये दिखा भी पाई हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर वो विथस्टैंड करते थे, चाहे 62 हो या 71, चाहे कृष्ण मेनन रहे हो जिन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खुलवा दी उनके खिलाफ, या 71 में इंदिरा गांधी को बोलना, बैक ऑफ उनकी कैबिनेट को बोलना। सो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ही वॉज अवर्स टू पॉलिटिशियंस, पर मैं कहती हूँ कि दैट इज़ नॉट वॉट हिज पर्सनैलिटी वॉज, दैट वॉज अ बाय प्रोडक्ट। उनकी पर्सनैलिटी ये थी कि उनकी डेडिकेशन और उनकी लॉयल्टी उनकी आर्मी और उनकी कंट्री की तरफ थी। उसकी वजह से एक बाय प्रोडक्ट होता था कि उनकी अवर्जन होती थी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से। सो यू कैन से ही वॉज अवर्स टू पॉलिटिशियंस, he was just too dedicated and too loyal to his army and to his country. So for him it was army first. अब उसके रास्ते में कोई महाराजा आ जाए, पॉलिटिशियन आ जाए, फैमिली मेंबर आ जाए, he'll be averse to them also. Because his dedication was single-mindedly to his army and to his country. और ये आप दिखा भी पाए हैं अपने कैरेक्टर के जरिए। अब मैं फिर, मेरा तो मन करेगा कि पिक्चर देखने से पहले आप ही उस तरह से बताएं कि वो नेताओं को कैसे पीछे करते थे, लेकिन कैबिनेट में उन्होंने कह दिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन मैं अभी अटैक नहीं करूंगा। जी, ये सारे किस्से जो डिस्कस हो रहे हैं वो हमने पिक्चराइज किए हैं फिल्म में, ऑल दीज इम्पॉर्टेंट सीन्स। और एक पहलू हमारे आई थिंक टीजर में था, वेयर मिसेस गांधीज कैरेक्टर सेज कि एक सोल्जर की ड्यूटी है देश के लिए जान देना, एंड ही सेज, आई बेग योर पार्डन मैडम, एक सोल्जर की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट, सेइंग विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड नॉट इन अ वे कि दूसरे सामने वाले को वो बात चुभे, वो बात रजिस्टर होती थी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम उनके लिए एक सम्मान भी बढ़ता था कि हाँ, ये दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वॉट मेड सैम सर स्टैंड अपार्ट ऑलवेज। आपने जब ये फिल्म की,
आपने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा, जिया उनको, आपने सैम मानेकशॉ को जिया है। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की वजह से क्या आया? आई थिंक इट्स बीन द लर्निंग ऑफ मॉरल करेज। वो हमेशा यही बोलते थे, उनकी एक फेमस लाइन थी कि you give me a man with basic common sense and decency and you can make a leader out of him. So I went to Meghna with basic common sense and decency and she made me a leader out of it. So I think that has been my biggest learning, his moral courage, clarity of thought, and also ownership of decisions. वो हमेशा यही कहते थे कि if you want to be a fool, do it quickly. Don't be in a limbo state कि अच्छा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या चूज करें, क्या किस दिशा में जाएं. Choose it, take a decision, own the responsibility of that decision, and that courage gives me courage in my personal life कि जब भी ऐसे कुछ पड़ाव आता है, आप क्रॉस रोड पे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. I always remember it's almost like Sam sir speaking to me that take a decision and own that decision with all its pluses and minuses, and that has stayed with me forever. Brilliant. Meghna, Sam Bahadur was very particular about his nose. बहुत लंबी नाक थी, उसकी एक कहानी इंदिरा गांधी के साथ भी है, लेकिन इनकी क्या नाक में कोई परिवर्तन किया था अपने फिल्म के लिए? मुझे सर ये ना सिर्फ इंटरव्यूज में कहती है कि मैंने विकी को कास्ट किया है क्योंकि अच्छा एक्टर है, मुझे पता है सिर्फ नाक की वजह से कास्टिंग हुई है. नाक थोड़ी सी लंबी है मेरी भी, तो बच गया मैं. सो एक्चुअली हमने कोई भी प्रोस्थेटिक, वीएफएक्स किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है. इनको सिर्फ लेंसेज दिए हैं इनकी आंखों का रंग बदलने के लिए और अलग अलग मूछें दिए हैं, बट बाकी इनकी खुद की शक्ल इन्हीं की है. वो सैम की तरह दिखते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सैम सर के अंदाज को, उनकी पर्सनैलिटी को अपने अंदर ढाल के अपनी आंखों से निकाला है. So his eyes and his face have done that. It's not any external elements that have done that. और ये जो भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, सैम बहादुर वो ट्रूप्स के बीच में चले जाते थे, वो कभी जनरल्स के साथ नहीं रहते थे, यंग ऑफिसर्स के साथ. ब्रिगेडियर मुखर्जी जब किसी भी फॉर्मेशन में जाते थे, लंगर में खाना खाते थे और ट्रूप्स के साथ जाके बैठते थे. यू एक्सपीरियंस दैट सर? Yes, जब भी कहीं भी जाते थे, उनका पहला काम था to get to the troops, get out of the senior officers' clutches actually. So let the senior officers be on their own and then used to move. It was very nice, and I was reminded of this nose thing. हम College of Defence Management में थे, हमारे convocation में Sam sir आए थे to give the address. He was the chief guest, and किसी ने सवाल पूछा उनसे, सर essentials क्या है जनरल बनने के लिए? तो उन्होंने बोला बाकी क्वालिटीज अलग है, एंड ही सेड थोड़ा उस तरफ देखना, एंड दैट ऑफिसर लुक्ड अवे एंड ही सेड तुम नहीं बन सकते हो. देन ही लुक्ड लाइक दिस. ही सेड ये लंबी नाक होना बहुत जरूरी है. अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड जवानों के साथ इंटरैक्ट करना, यंग ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट करना, और किस अंदाज में उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि यू कीप योर नोज आउट ऑफ माई अफेयर्स एंड आई विल कीप माई नोज आउट ऑफ योर्स. ये भी आपकी फिल्म में है? हाँ जी, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है हम पूरी स्क्रिप्ट खोल रहे हैं आपके सामने. ये सारे किस्से हमने फिल्म में दर्शाए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खुशी है ना, ये हमने फील की है वाइल मेकिंग द फिल्म कि अच्छा ये भी किस्सा है, ये भी किस्सा है. और जैसे मेघना ने कहा कि 2.5 घंटे में ये सारे किस्सों को साथ में स्टिच करना और एक कहानी का रूप देना और उसे ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू मेघना, गुलजार फॉर दैट, भवानी अय्यर एंड शांतनु, द राइटर्स ऑफ द फिल्म, जिन्होंने ये मुश्किल टास्क को मुमकिन बनाया है. सो ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट सैम सर आर देयर इन द फिल्म. आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस फिल्म को बनाने के दौरान और सैम के जीवन का? फिल्म की मेकिंग में मेरा फेवरेट मोमेंट वाज कि और आई थिंक ये मैं एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा. आई थिंक ये शायद ही पहली बार इंडियन सिनेमा में हुआ होगा कि फिल्म की शूटिंग में आपको जब
फ्रेम्स दिखेंगे जिसमें फौज खड़ी है, चाहे वो 100 लोग हों, चाहे 500 की फौज खड़ी है, वो रियल फौजीज हैं, वो एक्टर्स नहीं हैं, वो रियल फौजीज हैं। और अगर हमने फिल्म में दिखाया है कि ये ट्रूप आसाम रेजिमेंट से है और ये ट्रूप सिख रेजिमेंट से है और ये ट्रूप मराठा रेजिमेंट से है, वो बाकायदा उसी रेजिमेंट से बुलाए गए हैं। सो जय, तो उस फ्रेम में एक ही है जो फौजी नहीं है और वो था मैं। और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम इनके बॉस बनो और इनको ऑर्डर दो, जो रियल फौजी हैं। तो मैं एक्शन से पहले डरा हुआ होता था। मैं तो पहले ही जाके, अगर मुझे फलाने टाइम पे बुलाया, मैं 10-15 मिनट पहले जाके दोस्ती कर लेता था, क्योंकि तब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं उनको ऑर्डर दे सकूं। तो एक्शन और कट के बीच में तो मैं बिल्कुल रोबदार एक्टिंग कर देता था कि ये करो, डू दिस डू दैट। जैसे ही मेघना बोलती थी कट, तो मैं तो फौजी, सर सही किया ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे आप करेक्ट कर देना। तो मैं भीगी बिल्ली की तरह बन जाता था। कहते थे नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, करो करो, ऑर्डर दो, हमें ऑर्डर दो। सो दे वर वेरी एनकरेजिंग, दे वर वेरी मोटिवेटिंग, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी एज एन एक्टर, कि इस फिल्म के जरिए जितना मुझे हमारे देश के रियल हीरोज से मिलने का मौका मिला है, वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा।